नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे गुजरात में फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन है वो हो रहा है, वोटिंग हो रही है। हम देखेंगे कि 2.39 करोड़ वोटर आज वोट डालेंगे। 89 सीट पर मतदान जारी है। 89 सीट पहले चरण में, अगर हम 2017 में जाएं तो 48 सीटें बीजेपी के पास थीं और 40 सीटें 2017 में कांग्रेस के पास थीं। अब आज गुजरात में पहली परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने गढ़ को बचाने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस सीटें बढ़ाना चाहेगी। राज्य में पहली बार उतरी आपकी निगाहें धमाकेदार एंट्री पर हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी तक के जो समीकरण हैं वो क्या हैं, सब जानना चाहते हैं और सबको ये जिज्ञासा है कि ये इलेक्शन, गुजरात का इलेक्शन किधर जाएगा। तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। हम 2017 में देखें तो उस समय प्रतीकात्मक एंट्री आम आदमी पार्टी ने मारी थी गुजरात में और इलेक्शन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुख्य मुकाबला था और मुख्य मुकाबला इतना नजदीकी मुकाबला था कि 99 और 77, 99 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी को मिली और 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा था। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा वहां पर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। आज हम 2022 में हैं और 2022 में इलेक्शन कांटेदार मुकाबले के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजरात की जमीन पर जमीनी मुद्दों पर कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया बीजेपी को और वो आम आदमी पार्टी ने स्कूल की बात की, तब माननीय प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ती है कि हम एक्सीलेंस स्कूल खोलेंगे और एक वीडियो फोटोशूट, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया पर हुई कि वो क्लासरूम है या क्लासरूम नहीं है या फोटो सेशन है वो क्लास में नहीं है, जबकि मनीष सिसोदिया के बहुत सारे फोटो दिल्ली में स्कूलों में क्लास में बच्चों के साथ वायरल हो रहे थे। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या हालात इस समय, जमीनी हालात क्या हैं गुजरात के। जब वोटर वोट देने जा रहा है, वोट कर रहा है फर्स्ट फेज में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सब जानने को उत्सुक हैं, आप भी और मैं भी। वहां कुछ वोटरों से बात हुई, मैंने टेलीफोन पे कई मेरे मित्र हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि भी जिस तरह दंगे होते थे वो दंगे समाप्त हो गए और विकास हुआ है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ 27 साल से कहीं ना कहीं गुजरात झेल रहा है। यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर गुजरात में मजबूती के साथ दिख रहा है, चर्चा में है। और मैं इसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी नहीं, एक लंबे समय से आप आकलन करिए, 2002, 2007, 2012 और 2017, आप देखेंगे लगातार ग्राफ गिर रहा है, सीटों का कंटिन्यूअस गिर रहा है और 2017 में तो ये 99 तक सिमट गया। चेहरा मोदी जी ही थे, स्टार प्रचारक मोदी जी थे, वोट मोदी जी के नाम पर मांगे जा रहे थे 2017 में भी, लेकिन बीजेपी 99 तक आ गई थी, कांग्रेस 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये बात अलग है कि उस समय पाटीदार लोग नाराज थे, पटेल नाराज थे, पटेल आंदोलन, पाटीदार आंदोलन चल रहा था और आंदोलन के जो कर्ता धर्ता थे कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ थे, हार्दिक पटेल। अब 2022 में फर्स्ट फेज का चुनाव है, हार्दिक पटेल क्या मैटर करते हैं, उनकी अपनी सीट के बारे में भी बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। 2017 में
पटेल आंदोलन के चलते कांग्रेस को यहां 15 सीटें मिली थी। क्या कांग्रेस 15 सीटें बरकरार रख पाएगी? प्रश्न यहां भी उठ रहे हैं। दक्षिण गुजरात 12 सीटें लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही हैं। वहां गोपाल इटालिया सूरत के कतार ग्राम से उम्मीदवार हैं। जमीन से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मजबूर किया। इसीलिए मुद्दों की बात भी हुई। माननीय प्रधानमंत्री ने रोजगार की बात की, माननीय प्रधानमंत्री ने स्कूल की बात की, एक्सीलेंस स्कूल की बात की, और अपना फोटो भी साझा किया उन्होंने क्लासरूम का। वो क्लासरूम था या नहीं था, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से नफरत की राजनीति के सहारे 27 साल से गुजरात की सत्ता में है, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। और 2022 में भी आप देखेंगे, माननीय अमित शाह कहते हैं कि 2002 के दंगों में हमने ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद दंगे नहीं हुए। यानी वही नफरत की राजनीति के ऊपर गुजरात में वोट मांगा जा रहा है। 27 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है दोस्तों। वहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस बनाए रखा। हां, कुछ समय गुजरात को जरूर दिया, लेकिन परिपक्वता के साथ उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे बीजेपी जैसे 2017 में जाएं हम, तो मणिशंकर अय्यर का नीच शब्द इलेक्शन का रुख पलट दिया था। जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई थी। इस बार राहुल गांधी ने परिपक्वता के साथ जनता को संबोधित किया, रैली की, लेकिन एक शब्द भी मोदी जी के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला। जबकि बीजेपी इंतजार में थी कि कब कोई ऐसा शब्द मिले और बीजेपी उसे लेकर प्रचार करे और एक सिंपैथी, सहानुभूति गेन करे। गुजरात में सहानुभूति बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और नरेंद्र मोदी या बीजेपी इस बात को बखूबी जानते हैं। आपने देखा, नीच शब्द पर ही पूरी राजनीति उन्होंने गुजरात का जो इलेक्शन था वो निकाल दिया था और सत्ता में वापसी की थी। वहीं खड़गे जी इस बात को शायद समझ नहीं पाए और बोलते बोलते उनके मुंह से निकल गया रावण शब्द। उस रावण शब्द पर आप देखेंगे बहुत सारी बहसें हुई, बहुत सारे मीडिया पर, हर टीवी चैनल पर रावण पर बहस थी। और संबित पात्रा ने यहां तक कहा कि ये गुजरात के आवाम का, गुजरात के हर इंसान का अपमान है। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात की जनता के साथ, गुजरात की अस्मिता के साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। ये प्रयास कितना सफल होगा, पहले चरण की वोटिंग हो रही है, परिणाम 8 तारीख को आएंगे। लेकिन पहली बार नफरत की राजनीति से अलग जमीन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। मोरबी पुल हादसे ने सारी पोल खोल दी है उस गुजरात मॉडल की। आप देखेंगे रात रात में अस्पताल को रंग रोगन और पुताई की गई, चादरें बदली गई। यानी वहां चादरें भी इस लायक नहीं थी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते तो देखकर वो कहीं ना कहीं निराश होते, हतप्रभ होते। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं और प्रश्न जमीन से उठ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी भी कहीं ना कहीं शिक्षा पर बात करने लगी है, स्वास्थ्य पर बात करने लगी है, रोजगार पर बात करने लगी है। पहले सिर्फ हिंदू मुस्लिम या भावनात्मक मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस आपस में इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन 2022 में जमीन से जुड़े मुद्दे उठ रहे हैं। और जब जमीन से जुड़े मुद्दे उठते हैं, जनता ये चाहती है कि चुनाव के दौरान उसकी बात हो, उसकी समस्याओं की बात हो, उसके मुद्दों की बात हो। आम आदमी चाहता क्या है? उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल की पढ़ाई सुधरे, उसकी बिल्डिंग सुधरे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जाए, अच्छे शिक्षक हों और एक अच्छा सा अस्पताल जहां बीमार हो जाए उसे इलाज मिल जाए, दवा मिल जाए और छोटा मोटा रोजगार मिल जाए। इतना सा तो चाहता है आम आदमी। उसकी अपेक्षाएं, आशाएं बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है,
बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, उसे बीमार आदमी को धर्म की बात करने लगे तो उसका धर्म तो वो डॉक्टर है, वो दवा है, वो दवा की बात चाहता है कि दवा की बात होनी चाहिए, धर्म से उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसे ही भूखा पेट रोटी मांगता है, पेट को रोटी मिलेगी तो धर्म भी अच्छा चलेगा, माना जाएगा, देखा जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा, धर्म भी मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मेरा पेट भूखा होगा तो धर्म में भी मेरी रुचि नहीं होगी। ऐसे में गुजरात का फर्स्ट फेज का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी ये चाहेगी कि उसकी एंट्री धमाकेदार हो। ये तो 8 तारीख को परिणाम आएंगे तब पता लगेगा कि जनता ने केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, या उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उनको कितना समर्थन देगी, वहीं कांग्रेस की कितनी सीटें बढ़ाएगी और घटाएगी, वहीं बीजेपी को क्या पुनः सत्ता में वापसी करेगी, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन चुनाव दिलचस्प हो गया है और कहीं ना कहीं मजबूरी में ही सही जमीन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने लगी है। आप हमें कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।